पुराने मैले फटे कपड़े शारदा, प्रसाद, रमेश नीचे रखे हुए लकड़ी के बक्से को सर पे रखते हैं और फिर रास्ते से वो तीनों पैदल आगे चल के जा रहे होते हैं। बाप रे माँ, और कितना चल के जाना होगा, पैरों में दर्द हो रहे हैं। बस और थोड़ी दूर चलना है बेटा, मेरा दूर का भाई राजा के घर आ ही जाएगा। मेरे भाई बहुत बड़ा व्यापार करते हैं, बहुत मुनाफा कमाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं कि वो बहुत अमीर आदमी है, वो जान पहचान लोगों को पैसे भी देते हैं। बस इतना ही है कि अनामिका नाम की एक बेटी है जो कि देख नहीं सकती। तुम्हें उस लड़की से शादी करनी होगी, पति जैसा उसके साथ रहना होगा, फिर हम सारी संपत्ति अपने नाम कर लेंगे। आप और पिताजी जो कहेंगे वही करूँगा माँ, मुझे बस पैसे चाहिए। अनामिका के पास पैसे है तो मैं उससे शादी कर लूंगा। इस तरह उसकी बातें सुन के शारदा और प्रसाद मनी मन बहुत खुश होते हैं। इस तरह वो तीनों बातचीत करते हुए गांव पहुंच जाते हैं। फिर वहां एक पेड़ के नीचे बैठकर वो तीनों विश्राम करने लगते हैं। गांव वाले जो वहां से गुजर रहे थे वो उन तीनों को देखकर अपना नाक ऊंची करने लगते हैं, अजीब से देखने लगते हैं, क्योंकि वो तीनों बहुत महक रहे थे। पर शारदा और उसके परिवार इस बात का परवाह ना करते हुए ही राजा के घर के तरफ निकल जाते हैं और पहुंच भी जाते हैं। राजा भैया, अरे हो राजा भैया, आप कितने दुबले हो गए हैं, रसोइया लोग ठीक से खाना नहीं पका रहे हैं क्या? वो कह ही रही थी, तब तक राजा अपना मुंह ढकते हुए, मेरी बात तुम लोग छोड़ ही दो, पहले तुम लोग सब जाके मुंह हाथ पर अच्छे से नहा के अच्छे कपड़े पहन के साफ सुथरा होकर आओ, अभी जाओ। इस तरह वो गुस्से से कहते हैं। उन्हें गुस्सा करते देख वो तीनों थोड़ा घबरा जाते हैं। फिर अपने लकड़ी के बक्से को उठाकर वो तीनों साफ सुथरा होने अंदर चले जाते हैं। फिर राजशेखर वहाँ से अपनी पूजा कक्षा में आते हैं, जहाँ अंधी अनामिका बैठी होती है और देवी माँ को देख रही होती है। हे दुर्गा माँ, आपने ऐसा पिता दिया जो पिता के साथ साथ मेरे माँ भी है, पर मेरे पिता के प्यार को देखने के लिए आपने आँखें ही नहीं दी मुझे मेरी आँखों की रोशनी कब मिलेगी माँ? इस तरह से वो कहती है। ये देखकर राजा भावुक हो उठते हैं, आंखें भर आती है। फिर वो कहते हैं, बेटा अनामिका, पूजा हो गया, चलो नाश्ता करेंगे। पूजा हो गया पिताजी, चलिए नाश्ता करते हैं। इस तरह अनामिका प्रार्थना कक्षा से अपने पिताजी से कहती है। इस तरह दोनों डाइनिंग टेबल पर आते हैं। तब तक शारदा भी महंगी साड़ी गहने पहनकर डाइनिंग टेबल के पास आती है। प्रसाद टक करके पैंट शर्ट पहनते हैं और रमेश बिल्कुल सूट बूट पहन के हीरो के तरह आता है। फिर सभी एक साथ बैठकर नाश्ता करते हैं। भैया, जिसलिए हम यहाँ आए थे, क्योंकि आप लोगों को कहीं खाना नहीं मिला। अनामिका के कहने पे राजा हंसने लगते हैं। शारदा और उसके परिवार गुस्से से राजा और अनामिका को देखने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद अनामिका और राजा सोफे पे जाके बैठते हैं और शारदा उसके परिवार सामने आके खड़े होते हैं। भैया, मेरे बेटे की शादी के लिए तो बहुत रिश्ते आ रहे हैं, पर हम चाहते हैं कि हमारे बेटे की शादी अंधी अनामिका से ही हो। अब अनामिका तो अंधी है ना, उससे शादी करने के लिए कौन आएगा बताइए? बार बार अंधी अंधी मत कहा करो शारदा, मेरी आंखें हैं। पर वो ठीक से काम नहीं करते हैं ना। इस तरह मत चिल्लाइए अंकल जी, आपका अगर हार्ट अटैक हो गया फिर तो अनामिका अनाथ हो जाएगी। इस तरह कहने पे राजा ठंडी दिमाग में सारी बातें सोचते हैं और फिर अच्छा मुहूर्त देखकर अपनी अंधी बेटी अनामिका की शादी रमेश से करवा देते हैं। लेकिन उस दिन के बाद से ही शारदा, प्रसाद और रमेश तीनों मिलके अंधी अनामिका और राजशेखर की जान लेने की कोशिश में लग जाते हैं। तभी एक दिन जब अंधी अनामिका सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है, सासू माँ शारदा सीढ़ियों पे तेल डाल देती है। ठीक उसी वक्त पूजा कक्षा में देवी दुर्गा अपनी आंखें खोलती है और उसी के साथ सीढ़ियों से तेल गायब हो जाता है और अनामिका सीढ़ियों से उतर आती है। अरे, ये अंधी अनामिका सीढ़ियों से कैसे उतर आई? ऐसा सोच के शारदा सीढ़ियों से नीचे उतर के आने लगती है। तेल फिर से वापस आ जाता है और शारदा सीढ़ियों से फिसल के नीचे गिर जाती है। अगले दिन अंधी अनामिका बगीचे में बैठ के अपने सेलफोन पे गाने सुन रही होती है। शारदा जूस में जहर मिला के अनामिका के पास ले आती है। फिर से पूजा कक्षा की देवी दुर्गा अपनी आंखें खोलती है। अनामिका, ये जूस पी लो। मैं नहीं पीऊंगी माँ जी, आप पी लीजिए। ऐसा कहकर वो उठती है और जबरदस्ती वो ग्लास ले आके शारदा के मुंह में डालने लगती है। जहर, जहर। मुंह में जो जूस गया था वो उल्टी करके निकाल देती है।
एक रात जब राजा बिस्तर पे आराम से सो रहे होते हैं, तभी रमेश और प्रसाद एक तकिया लेके राजा के कमरे में जाते हैं। वो दोनों उनकी जान लेने की कोशिश करते हैं, पर राजा उठ के बैठ जाता है। ये देखकर प्रसाद और रमेश आश्चर्य हो जाते हैं। इस तरह शारदा और उसके परिवार तरह तरह की कोशिश करते हैं राजा और उसकी बेटी अनामिका की जान लेने की, लेकिन माँ देवी दुर्गा के आशीर्वाद की वजह से शारदा और उसके परिवार को ही कष्टों का सामना करना पड़ता था। एक दिन अनामिका जब सो रही थी तो राजा जो पानी पीने आया था उन पे प्रसाद फूलों के गुलदस्ते से जोर से प्रहार करते हैं। राजा बेहोश होकर वहीं पे गिर जाते हैं। उनके शरीर से बहुत खून बहने लगता है। सो रही अनामिका को शारदा जाके जगाती है और राजा के पास ले आती है। अनामिका जैसे ही पिताजी को छूती है उसे खून का एहसास होता है। वो खून हाथों में लेकर सीधा पूजा के कक्षा में आती है और देवी माँ को प्रणाम करके कहती है, हे माँ दुर्गा, आपने मुझे अंधा पैदा किया। मैंने अपनी माँ को कभी नहीं देखा। अब क्या चाहती आप, मैं अपने पिताजी को भी ना देखूं? मेरे पे कृपा कीजिए माँ, आंखों में रोशनी दीजिए। मैं कम से कम एक बार अपने पिताजी को देखना चाहती हूँ। इस तरह विनती करने पे देवी दुर्गा अपनी आंखें खोलती है। देवी दुर्गा के हाथों से रोशनी आके सीधा अनामिका के चेहरे पे पड़ता है। इसी के साथ अनामिका को दृष्टि शक्ति आ जाती है। खुशी खुशी भागते हुए वो अपने पिताजी के पास आती है, जहाँ पे वो बेहोश पड़े हुए थे। पिताजी उठिए पिताजी, अब मैं देख सकती हूँ। अगर तुम चाहती हो तुम्हारे पिताजी जिंदा रहे तो पूरी जायदाद मेरे नाम पे लिख दो। इतना कहकर वो अनामिका का झोटा पकड़ लेती है। अनामिका गुस्से से देखने लगती है। इसी के साथ शारदा हवा में उड़ते हुए ऊंचाई से नीचे आके गिरती है। ये देखकर रमेश अनामिका पर हमला करने आता है। अनामिका रमेश को भी गुस्से के नजरों से देखती है। रमेश भी हवा में उड़ते हुए धड़ाम से नीचे आके गिरता है। प्रसाद डर के मारे हाथ जोड़ के कहने लगते हैं, माफ कर दो बेटा, अभी मैं भाई साहब को अस्पताल ले जाता हूँ। इसी के साथ वो राजा को तुरंत अस्पताल लेकर जाते हैं। उसके 2 दिनों के बाद शारदा और उसके परिवार राजा के पास आते हैं और अपनी सारी गलतियों को स्वीकार करके माफी मांगते हैं। बहन जी, हमारा और कौन है बताइए। अनामिका का ख्याल रखिएगा, ये पूरी जायदाद आपकी है। इतना कहकर वो पूरी जायदाद और अनामिका की जिम्मेदारी उनके हाथों में सौंप देते हैं और तब से वो पूरा परिवार खुशी खुशी जीवन बिताने लगता है। आज यहीं तक। नई कहानी लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार। पुलिस के ड्रेस में हाथ में लाठी पकड़ के बहू अनामिका सासू माँ शारदा के कमरे में जाती है। शारदा बहुत थकी हुई दिख रही थी, बिस्तर पे आराम कर रही थी और उनके सर पे पट्टी भी थी। ये देखकर अनामिका घबरा जाती है। अरे माँ जी, अब क्या हो गया? रात में ही तो मजबूत नारियल की तरह दिख रही थी जो फोड़ने पे भी ना फूटे। आप ही तो कहती है कि तूफान में भी आप चट्टान की तरह खड़ी रह सकती है। आप ही कहती है कि पहाड़ की तरह है। फिर आज सुबह सुबह इस तरह से कीट पतंग की तरह, छिपकली की तरह क्यों बिस्तर पे लेटी हुई है? इस तरह अनामिका ने मजाक उड़ाते हुए कहा। शारदा चूंकि बहुत थकी हुई थी, इसलिए इतना हल्ला क्यों कर रही हो बहू? मैं थकी हुई हूँ, मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। बाहर जाके कुछ खा के चली जाओ और ससुर जी पति के लिए भी कुछ मंगवा दो। ठीक उसी वक्त प्रसाद दवाइयाँ लेकर वहाँ आते हैं। शारदा की ऐसी बातें सुनकर, बाहर से क्यों लाना शारदा, हमारी बहू पुलिस है, वो सब घर में बना सकती है। ये सुनकर अनामिका चिंतित होकर प्रसाद को देखने लगती है। पकाओगी ना बहू? तुम्हारी सास एक दिन बीमार है तो क्या तुम खाना नहीं पकाओगी? असल में पिताजी, ड्यूटी के लिए मुझे देर हो रही है। इस तरह वो हकलाते हुए कहती है। तभी पति रमेश ऑफिस के लिए तैयार होके वहाँ पे आते हैं। अपने सीआई को फोन करके कहो कि मेरी सासू माँ बीमार है, इसलिए एक दिन के लिए लीव चाहिए। ये सुनते ही अनामिका मुंह बनाकर कहती है, जरूरी है क्या? जरूरी है अनामिका, जब भी हम तुम्हें खाना पकाने को कहते हैं तुम कुछ ना कुछ बहाने देकर निकल जाती हो। तुम्हें खाना पकाना आता है कि भी नहीं? क्या बात कर रहे हैं आप? मुझसे पूछ रहे कैसे खाना पकता है? मैं एसआई भी हूँ, आपकी पत्नी हूँ और इस घर की बहू भी हूँ। घर पे रह के आज मैं जरूर खाना पकाऊंगी। वेरी गुड बहू, जाओ, किचन तुम्हारे कदमों का इंतजार कर रहा है। हरे पत्तेदार साग सब्जी तुम्हारे हाथों के इंतजार में है। सारी सब्जियाँ तुम्हें याद कर रही है। जाओ बहू जाओ, तरह तरह के राशन पानी रखे हैं, उससे गर्मा गर्म बेहतरीन नाश्ता बनाओ। हिम्मत रख के प्रसाद ये सारी बातें कहते हैं। पिताजी,
आपकी बहू कोई 4th वर्ल्ड वॉर में नहीं जा रही है और ना ही सूरज पे जाके कोई एक्सपेरिमेंट करेगी। इस तरह बाहुबली बनने के लिए हिम्मत क्यों दे रहे हैं? तुम्हें कुछ नहीं पता, इतने सालों बाद आज बहू किचन में कदम रखेगी। ये सारी बातें होने के बाद अनामिका हॉल में जाती है और सेल फोन में बात करने लगती है। गुड मॉर्निंग सर, मेरी सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं है, एक दिन की छुट्टी चाहिए सर। वो बात कर ही रही थी तभी रमेश दरवाजे के पास खड़े होकर अनामिका को देखता है। थैंक यू सर, कल मैं आती हूँ। इतना कहकर अनामिका फोन रख देती है और फिर उनके पास वापस जाती है। पिताजी, अजय सुनते हैं, मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ, आप लोग दोनों नाश्ता करके जाइएगा। पिताजी, आप माँ का ख्याल रखिए, लैपटॉप लेकर कमरे में ही बैठ के काम कर लीजिए। ये कहकर वहाँ से वो चली जाती है। पिताजी, मैं काम पे जाऊंगा, अगर जरूरत पड़े तो कॉल कर लीजिएगा। ठीक है बेटा। इतना कह के रमेश वहाँ से चला जाता है। अनामिका भी किचन में चली जाती है और आश्चर्य होकर देखने लगती है। शादी के 1 साल हो गए पर कभी मैं इस किचन में आई ही नहीं। जब मैं ड्यूटी के लिए जाती हूँ तो सासू माई सब कुछ तैयार करती हैं, मैं बस खा के निकल जाती हूँ। पता नहीं था कि खाना पकाने मुझे भी किचन आना पड़ेगा, पर वो दिन आज आखिरकार आ ही गया। मुझे तो पता नहीं कि सामान भी कहाँ है। असल में तो खाना पकाने ही नहीं आता है, मैं क्या करूँ? ऐसा वो सोच ही रही थी तभी उसे YouTube की याद आती है। YouTube खोलते ही वो उपमा के वीडियोस देखने लगती है। अनामिका स्टोव पे कढ़ाई चढ़ा के उसमें पानी डाल देती है। अनामिका को नमक और उपमा में फर्क ही नहीं पता था। वो उपमा की जगह नमक लेके पानी में डाल देती है। YouTube देखकर वो उसे काला बना देती है। देखकर अनामिका को उल्टियाँ आने लगती है। फिर अद्भुत चेहरा बनाते हुए, ये क्या, YouTube में तो उपमा सफेद बन रहा है, फिर मेरा काला क्यों बन गया? फिर तो मैं इसे नहीं खाऊंगी। इस तरह सोच के 2 प्लेट में डाल के वो डाइनिंग टेबल पे ले आती है। पिताजी, अजय सुन रहे हैं, गर्मा गर्म उपमा तैयार है, आ जाइए। उसकी आवाज सुन के प्रसाद जो शारदा के कमरे में थे और रमेश जो बिस्तर पे बैठा हुआ था, सुन के खुश होकर डाइनिंग टेबल पे आते हैं। आइए, गर्मा गर्म है, खा लीजिए, मैं जाके सासू माँ को खिलाती हूँ। इस तरह कह के वहाँ से चली जाती है। प्रसाद खुशी खुशी 1 चम्मच मुंह में लेते हैं। बस ये तो नमक है। वो भागते हुए वॉश बेसिन में जाते हैं और थूक देते हैं। डरते डरते रमेश भी 1 चम्मच मुंह में लेता है। बस उसके बाद वो भी भागते हुए वॉश बेसिन में जाता है और थूक देता है। दोनों समझ जाते हैं कि उपमा समझ के अनामिका ने नमक डाला है और वही वो बीमार शारदा को खिलाने गई है। वो एक दूसरे को देखने लगते हैं। माँ! अरे शारदा! परेशान होकर वो दोनों शारदा के पास भागते हुए जाते हैं। तब तक अनामिका शारदा के मुंह में 1 चम्मच उपमा डाल चुकी थी। बस शारदा बिस्तर पे लेटे लेटे बिन पानी के मछली की तरह तड़पने लगी। फिर शारदा खड़ी होती है और अनामिका के ऊपर ही उगल देती है। अनामिका प्लेट छोड़ के बाथरूम भागती है। फिर थोड़ी देर बाद शारदा, प्रसाद, रमेश तीनों आके सोफे पे बैठते हैं। अनामिका साड़ी पहन के उनके सामने आके खड़ी होती है। क्या हुआ माँ जी? उपमा ठीक नहीं था, आप तीनों ने ही जाके उल्टी कर दी। मेरी पुलिस बहू, उपमा नहीं था, वो नमक था। तुम्हें उपमा और नमक में फर्क नहीं पता अनामिका? ये सुनते ही अनामिका का मुंह लटक जाता है। मुझे माफ कर दीजिएगा माँ जी, मुझे खाना पकाना नहीं आता है, मुझे बस लाठी चलाना ही आता है। ऐसा है तो तुम मुझे नहीं चाहिए अनामिका। तुमने कहा था कि तुम बहुत अच्छे से खाना पका सकती हो। फर्स्ट नाइट में भी तुमने यही बात कही थी। अगर ऐसा नहीं कहती तो इतना हैंडसम पति मुझे कैसे मिलता, अच्छा परिवार कैसे मिलता, सब मिस हो जाता। ये सुनकर रमेश शर्मा जाता है। प्रसाद रमेश को देखकर, ये क्या, बहू तो पति पे मक्खन लगा रही है, अब तो ये खुश हो गया। वो सोच ही रहे थे कि तब तक मैं पकाना सिखाऊंगी बहू। तब से शारदा अनामिका को अपने हाथों से खाना पकाना सिखाती है। आज यहीं तक, नई कहानी लेकर हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।